Hello friends, welcome to my channel COVID-19 Tutorials by Advocate ममता कोड़ा। आज मैं आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो दोनों पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मतलब कि उन्होंने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली हो, साउंड माइंड की हो और किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो उनको। तो जो पर्सन्स हैं विच आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो कौन से हो गए? एक तो माइनर हो गए, दूसरा अनसाउंड माइंड के हो गए, तीसरा है कि अगर किसी लॉ के द्वारा उनको डिस्क्वालीफाई किया गया हो। अब माइनर क्या है? हु इज अ माइनर? जिस बच्चे ने 18 इयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, ही इज अ मेजर। पर अगर कोर्ट ने उसके ऊपर एक गार्डियन नियुक्त कर दिया है तो फिर उसकी एज मेजॉरिटी की क्या होगी? 21 इयर्स की होगी। जब वो 21 इयर्स कंप्लीट कर लेगा तब वो मेजर बन जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो गार्डियन है जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसकी डेथ हो गई है, रिमूव हो गया है या वो अपना एक्ट उसको करने के लिए सीज कर दिया गया है। तो अब नेचर ऑफ अ माइनर्स एग्रीमेंट क्या होते हैं? अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ था, जो माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट है वो वॉइड है कि वॉइडेबल है? इसमें मोरी बेबी वर्सेस धर्मोदास का घोष का केस था। इसमें एक एग्रीमेंट जो माइनर द्वारा है उसको वॉइड ही डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि जो माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो होता है कि शुरू से ही वॉइड है वो। तो इसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ धर्मोदास घोष था उन्होंने अपनी ही वॉज अ माइनर, उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो डिफेंडेंट था ब्रह्मोदत्त के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, उन्होंने उससे कुछ उन्होंने पैसा लोन ले लिया। जो अटॉर्नी था, ये ट्रांजैक्शन जो जब हो रही थी उसमें एक अटॉर्नी था, उसको पता था ये जो प्लेंटिफ है वो माइनर है। उसके बाद उन्होंने उनसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी और उससे पैसा उन्होंने लोन पे ले लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, माइनर ने ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द मनी लेंडर स्टेटिंग दैट ही वाज अ माइनर व्हेन द मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिम एंड देयरफॉर द मॉर्गेज वाज वॉइड तो एंड इनकॉर्पोरेटेड एंड सेम शुड बी कैंसल्ड। तो इसमें जो डिफेंडेंट थे उन्होंने क्या कंटेंशन ली थी? फर्स्ट कंटेंशन उन्होंने ये ली कि माइनर हैड फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज एंड द लॉ ऑफ एस्टॉपल शुड बी अप्लाइड अगेंस्ट हिम। सेकंड क्या उन्होंने कंटेंशन ली थी कि अगर माइनर की रिक्वेस्ट के ऊपर मॉर्गेज कैंसिल होती है तो जो मनी उन्होंने लोन ली है 10,500 रुपीज की, वो भी हमें वापस की जाए। पर डिफेंडर्स की जो कंटेंशन थी उसको रिजेक्ट किया गया। तो उन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि माइनर्स एग्रीमेंट वाज हेल्ड वॉइड एंड इट वाज हेल्ड दैट माइनर कुड नॉट बी आस्क्ड टू रिपे द लोन अमाउंट। अब उसके बाद ये है कि अगर माइनर अपने एक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है, अ माइनर्स एग्रीमेंट बीइंग वॉइड एब इनिशियो इट इज incapable being validated by the subsequent rectification after the minor has attained the age of majority। कई बार माइनर क्या करते हैं, मेजॉरिटी की एज जब वो अटेन कर लेते हैं, जो माइनॉरिटी के ड्यूरिंग उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसको रेक्टिफाई करते हैं, पर ये रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती। द कंसिडरेशन फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग माइनॉरिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। इसमें एवरी कॉन्ट्रैक्ट नीड्स अ सेपरेट कंसिडरेशन or consideration which passed under the earlier contract cannot be imported into the contract which the minor entered on attainment of majority। ये जो कंसिडरेशन उन्होंने पहले ली है वो जो कंसिडरेशन है वो इंपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि माइनर के साथ जो किया गया एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है। एक सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर का केस था।
एक पर्सन था, जब वो माइनर था, उन्होंने कुछ पैसे जो थे वो बोरो किए। उसके बाद जब वो मेजर हो गए तो उन्होंने एक फ्रेश प्रॉमिस किया कि मैं जो आपसे लोन लिया है वो वाला सम प्लस इंटरेस्ट वो मैं आपको दूंगा। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वेदर द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी कैन बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ फ्रेश प्रॉमिस बाय हिम आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, नो, इट कुड नॉट बी मेड लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉमिस। अब अगर कोई माइनर है जो पार्ट ऑफ एक कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट की अब मैं बात कर रही हूं, उसमें क्या है, इफ अ पर्सन हैज रिसीव्ड अ पार्ट ऑफ बेनिफिट ड्यूरिंग द माइनॉरिटी एंड पार्ट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, अ प्रॉमिस बाय हिम टू पे फॉर द बोथ इफ मेड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी इज अ वैलिड कंसिडरेशन, और ये इन्फोर्सेबल है। इसमें एक केस में कुंदन बीबी वर्सेस श्री नारायण क्या थे, माइनर थे। उन्होंने कुछ गुड्स के से मतलब कुंदन बीबी से अपने बिजनेस चलाने के लिए उधार ली और उनके ऊपर डेट चढ़ गया 7,373 रुपीज का। उसके बाद वो मेजर हो गए, फिर उन्होंने कुछ गुड्स उनसे उधार के ऊपर ली अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो थी ₹76। एट दैट टाइम एग्जीक्यूटेड ए बॉन्ड फॉर पेइंग द टोटल अमाउंट ऑफ ₹7,450 टू कुंदन बीबी। तो इन एन एक्शन बाय कुंदन बीबी टू रिकवर दिस अमाउंट, इट इज कंटेंडेड बाय एस कि उन्होंने ये बॉन्ड जो आपने मेरे से भरवाया है वो लायबल नहीं है पे करने के लिए, क्योंकि ये जो डेट मैंने रेटिफाई किया है ये ड्यूरिंग मैंने माइनॉरिटी लिया था। पर इसमें कोर्ट ने ये कहा कि एस वाज लायबल फॉर द होल डेट सिक्योर्ड बाय द बॉन्ड बिकॉज देयर वाज अ न्यू कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑन बीइंग द डिफेंडेंट इज स्यूड, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में था। अब नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर, अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उन्होंने जो अपनी एज है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से अपने आप को मेजर बताया है, तो कोई एस्टॉपल माइनर के खिलाफ नहीं लगता है। जैसे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस में हुआ था कि अगर वो मिस रिप्रेजेंट भी करते हैं फिर भी उनके खिलाफ जो केस है आप जीत नहीं सकते हो। अब माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, जैसे माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है एंड ही इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे फॉर एनी सर्विसेज रेंडर और गुड्स सप्लाइड टू हिम, पर फॉर द नेसेसिटीज सप्लाइड टू माइनर रीएम्बर्समेंट इज परमिटेड। अगर उसकी आप नेसेसिटीज है, जरूरी है लाइफ को जिंदा रखने के लिए, तो वो आप उसको बाद में रीएम्बर्स कर सकते हो। It is not on the basis of any contract between the parties, but because it is deemed to be a quasi-contractual obligations. अब नेसेसिटीज किस चीज को आप रीइंबर्स कर सकते हो? एक तो नेसेसिटीज आर सप्लाई, दूसरा है उस बंदे को जो इनकेपेबल है, जैसे माइनर को या ल्यूनेटिक को आप ये सर्विसेज देते हो। थर्ड क्या है, माइनर या लुनेटिक के जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको आप ये चीजें रेंडर करते हो, जैसे उसकी वाइफ होगी, बच्चे हो गए। फोर्थ क्या है, रीइंबर्समेंट, ये जो एक्शन है ना, आप पर्सनली उस माइनर के ऊपर नहीं ले सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करवा सकते हो। एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बताती हूँ। बी एक लुनेटिक होता है, ए उसको नेसेसिटीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ सप्लाई करता है, ए उसको रीइंबर्स करवा सकता है। अब बी लुनेटिक है, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन है, ए उनको नेसेसिटीज देता है विद सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ, तो जो बी ए है वो अपनी जो उन्होंने नेसेसिटीज उनको सप्लाई की है वो उसको रीइंबर्स करवा सकता है। अब नेसेसिटीज कौन सी होती हैं?
necessaries supplied to minor should be suited to his condition in life. It does not mean bare necessities of life, but means such things as may be necessary to maintain a person according to his condition in life. अब ये जो requirements हैं हर बंदे की वेरी करती हैं. What are necessaries may depend upon the status of a person and also his requirements at the time of actual delivery of the case, delivery of the goods. इसमें एक केस था जिसमें चैपल वर्सेस कॉपर. विडो होती है वो इन्फेंट, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसको बरियल के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो उसका लोन लेती है. बाद में जिन्होंने वो लोन दिया वो उसको रिकवर करा सकते हैं क्योंकि ये एक नेसेसिटी थी. उसके बाद कुंवरलाल वर्सेस सूरजमल का केस था. उसमें एक माइनर को हाउस रेंट के लिए दिया गया और उसकी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए भी उसको हेल्प करी गई. ये क्या हो गया, माइनर की नेसेसिटीज है, इसको आप रिइंबर्स करवा सकते हो उसकी एस्टेट से, आप या बेच के या जैसे भी है, अगर उसको कोई रेंटल इनकम आती है उसमें से आप अपनी रिइंबर्समेंट ले सकते हो. अगला एक केस है श्याम चरण मल वर्सेस चौधरी देव सिंह का. इसमें माइनर होता है, उसके ऊपर डकैती का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो वो कुछ पैसे उधार लेता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए. तो वो एक बॉन्ड भी साइन करता है जब लोन लेता है कि ये जो मैं अमाउंट है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस पर्पज के लिए ले रहा हूं. ये जो अमाउंट है बोरोड वाज इन कनेक्शन विद द पर्सनल लिबर्टी, इट कम्स विद इन द टर्म ऑफ नेसेसिटीज, और जिस बंदे ने ये लोन दिया है वो उसको रिकवर करवा सकता है. उसके बाद ये जो गुड्स हैं सप्लाई अगर जो आप कर रहे हो, ये इट सूटेड टू द माइनर्स कंडीशन इन लाइफ बट दे शुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड बाय हिम. ये नहीं है उसके पास सफिशिएंट गुड्स है, आप उसको और गुड्स दे जा रहे हो, तो वो फिर आप उसकी रिइंबर्समेंट नहीं कर सकते. एक नैश वर्सेस इन मान का केस था. माइनर के पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्लोथ थे पर टेलर उसको फिर और कपड़े सप्लाई करी जा रहे हैं, तो वो आप उसकी प्राइस माइनर से नहीं ले सकते हो. एक रिडर वर्सेस वॉमवेल का केस था. इसमें एक इन्फेंट होता है, उसको 500 पाउंड पर ईयर उसको इनकम होती है. बाद में उसको पेयर ऑफ क्रिस्टल, रूबी, डायमंड्स, सॉलिटेयर्स और एंटीक सिल्वर गॉबलेट्स देते हैं. ये दीज आर नॉट दी नेसेसिटीज, तो इसको आप रिइंबर्स नहीं कर सकते, उससे रिकवर नहीं करवा सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इज वॉइड. एक केस था राजरानी वर्सेस प्रेमदीप. इसमें राजरानी के जो फादर थे उन्होंने प्रेमदीप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर द पेमेंट ऑफ सम अमाउंट कि मैं अपनी, मेरी जो बेटी है राजरानी, शी वॉज अ माइनर, कि आपकी फिल्म में काम करेगी. बाद में उसको फिल्म में काम उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, तो जो ये राजरानी थी उन्होंने डिफेंडेंट प्रेमदीप के ऊपर केस किया कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच किया, पर इट वाज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ बीइंग ए माइनर द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. जैसे अगर जो मैरिज है दैट इज बेनिफिशियल फॉर माइनर, तो इसको आप एनफोर्स करवा सकते हो. अ कॉन्ट्रैक्ट of marriage are supported to be beneficial to minors and therefore a minor is entitled to enforce them. इसमें एक केस था अब्दुल रजाक वर्सेस मोहम्मद हुसैन का. इसमें फादर ने प्लेंटिफ के साथ अपनी बेटी की शादी करने का प्रॉमिस किया. तो जो प्लेंटिफ थे उन्होंने काफी सामान खरीदा, कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदे, क्लोथ्स खरीदे डिफेंडेंट की गर्ल के लिए, पर बाद में इन्होंने जो था मैरिज और मैरिज के बहुत सारी चीजें थी वो खरीदी, पर इन्होंने ये जो मैरिज थी उसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया. प्लेंटिफ ने इनके खिलाफ केस किया एंड ही वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द डिफेंडेंट. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिशियल टू अ माइनर. नो लाइबिलिटी कैन बी इनकर्ड बाय ए माइनर, ही इज नॉट डीप, पर
अगर उसके ऊपर अगर लाइबिलिटी इनकर करते हो तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी आप इनकर नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप ऐसा रिकवर नहीं करवा सकते हो। बट ही इज नॉट डीबार्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग ए बेनिफिट इफ अ माइनर हैज एडवांस्ड मॉर्टगेज मनी एंड देयर इज अ मॉर्टगेज इन हिज फेवर, ही कैन स्यू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक केस था ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मदन लाल का। इसमें माइनर के गार्डियन ने जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसको फायर के अगेंस्ट इंश्योर करवा लिया। तो जो इंश्योरेंस कंपनी को पता था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो माइनर की है, उन्होंने इंश्योरेंस कर दी। बाद में ये जो इनकी प्रॉपर्टी थी माइनर की, वो इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो फिर एक्शन लिया गया माइनर के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर फॉर टू क्लेम दी कंपनसेशन फॉर लॉस टू दी प्रॉपर्टी। पर उन्होंने प्लेंटिफ जो था माइनर था, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड था। पर जो कोर्ट ने डिफेंडेंट्स की कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कह के वो कहते हैं कि इफ द कंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट्स इज राइट, मान लेते हैं कि वो माइनर था, पर इट मीन्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर्स कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो आप इसका मतलब आप एक माइनर की प्रॉपर्टी को कभी इंश्योर ही नहीं करवा सकते हो। अब पोजीशन ऑफ अ माइनर इन पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? फर्म जब आप एस्टेब्लिश करते हो, जो उसके पार्टीज हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसलिए माइनर पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर नहीं बन सकता। Apart from that, any person who is of the age of majority and who is of sound mind can employ an agent। और जो माइनर है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता। जो पार्टनर्स होते हैं वो सारे प्रिंसिपल होते हैं। जब वो प्रिंसिपल ही नहीं बन सकता तो फिर वो एक पार्टनर भी नहीं बन सकता। अब पोजीशन ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के ये जैसे ओनली अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड is competent to contract. It means that if a person is of unsound mind, he is incompetent to contract, like a minor. एक साउंड माइंड का जो बंदा है वही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। जब साउंड माइंड किसको कहते हैं कि एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको वो कैपेबल होना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूं और जो मेरे इंटरेस्ट के ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। साउंडनेस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज पॉसिबल दैट ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। कई बंदे क्या होते हैं, कुछ इंटरवल्स में अनसाउंडनेस आ जाती है उनके माइंड में, अदरवाइज वो साउंड माइंड होते हैं। तो जब या कई बारी बंदे साउंड माइंड के होते हैं, कुछ इंटरवल्स में वो अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, पर जब बंदा साउंड माइंड का है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इट मीन्स दैट इवन अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ल्यूसिड इंटरवल्स, दैट इज एट सच इंटरवल्स व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। Thus a patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals। अब इसमें एक केस था इन इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वर धारी सिंह में। इसमें क्या था कि एक जो डेथ हो जाती है फादर की, जो डिफेंडेंट नंबर 1 है वो सारी प्रॉपर्टी प्लेंटिफ को 7,000 में बेच देते हैं, जबकि उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होती है, 25,000 होती है। तो जो डिफेंडेंट नंबर 1 की जो मदर है वो प्लीड करती है कि उसका बेटा जो है कंजेनिटल इडियट है
और उसको ट्रांजैक्शन ये जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज हैं उसको समझ नहीं आती। वो सारा दिन एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, एक इडियट है, और इसलिए इस ट्रांजैक्शन को वॉइड माना जाए। इट वॉज हेल्ड दैट डिफेंडेंट नंबर 1 वॉज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन द इंटरेस्ट एट द रेलिवेंट टाइम, एंड देयरफॉर द सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय हिम इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ डिड नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन देम। क्योंकि उसमें जजमेंट करने की क्षमता ही नहीं थी कि इतने कम में मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ओनर्स किसके ऊपर होता है ये प्रूव करने के लिए कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। इट इज सेटल्ड लॉ दैट द ऑनर्स ऑफ प्रूविंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन ऑलवेज रेस्ट्स अपॉन हिम हु अलेजेस सच स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, जो अलेज करता है। एक ज्योतिंद्रा भट्टाचार्य वर्सेस मिसेस सोनिया बैलन बोरा का केस था। एक बोरा नाम के व्यक्ति होते हैं हिंदू, जो एब्सोल्यूट ऑनर होते हैं ये जो सूट प्रॉपर्टी, उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी एपेलेंट्स को दे दी। एपेलेंट्स ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन भी ले लिया। तो बाद में बोरा की वाइफ, उसकी बेटी और जो सन्स थे उन्होंने ऑब्जेक्ट करा कि ये जो सेल डीड को ऑब्जेक्ट करा और ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसको चैलेंज करा। उन्होंने ये कंटेंशन ली कि जो बोरा थे ही वॉज नॉट ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। असल में बात क्या थी कि जो बोरा थे उसकी वाइफ और बच्चों के साथ काफी केसेस चल रहे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, वो काफी देर से अपने घर भी नहीं गए थे। तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को और वाइफ को होमलेस करने के लिए ये ट्रांजैक्शन की थी। तो उन्होंने जो उसकी वाइफ ने ये चीज कंटेंड करी थी कि बोरा वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। देयर वॉज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू प्रूव दैट लेट बोरा वॉज एवर मेडिकली एग्जामिन्ड to support the contention of the respondents that he was of unsound mind। तो ये जो एपेलेंट थे वो केस जीत गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।